सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए फर्स्ट सिटीजन इसलिए है कि मान के चलिए कोई कार्यक्रम होगा, मान के चलते हैं कोई पदक वितरण कार्यक्रम, पदक दिए जाएंगे, जैसे भारत रत्न सम्मान समारोह होता रहता है राष्ट्रपति भवन में समय समय पर। प्रथम सिटीजन का मतलब यह होगा कि जो प्रोटोकॉल बना होगा उस प्रोटोकॉल में सबसे पहला व्यक्ति प्रेसिडेंट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बेंच बिछाई जाएगी या लगाई जाएगी तो पहला सीट प्रेसिडेंट की रिजर्व होती है, उस पर कोई नहीं बैठे। तो फर्स्ट सिटीजन वो होता है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आता है, मिलने आता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो किससे मिलता है? प्रेसिडेंट से मिले, प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। जैसे अभी मालदीव के राष्ट्रपति आए तो सबसे पहले वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन गए, वहीं पर प्रधानमंत्री मिल गए, मतलब दोनों लोग मिल गए। हाथ यदि मिलाएंगे, यदि आप फोटो अच्छे से देखो, वीडियो अच्छे से देखो, तो सबसे पहले राष्ट्रपति हाथ मिलाता है और राष्ट्रपति के पीछे ही प्रधानमंत्री खड़ा होता है। वो फर्स्ट सिटीजन है। प्रोटोकॉल में नियम होता है कि जो पहला व्यक्ति होगा वो पहले व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, वो भी तो राष्ट्रपति है, नहीं मिलाएगा, प्रोटोकॉल होते हैं। यदि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साथ में हैं तो राष्ट्रपति पहले मिलाएगा, यदि राष्ट्रपति घर में है, प्रधानमंत्री अकेले हैं तो प्रधानमंत्री मिलाएगा। कोई फोटो उठा के देख ले, किसी की भी फोटो, यदि सिर्फ प्रधानमंत्री गए होंगे तो प्रधानमंत्री आराम से मिलाएंगे, राष्ट्रपति वहां पर नहीं होंगे। यदि राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति सबसे पहले मिलाएंगे, राष्ट्रपति के पीछे ही प्रधानमंत्री खड़े होंगे। ये प्रोटोकॉल, आप अच्छे से वीडियो देखो। अभी मालदीव के राष्ट्रपति आए थे, मुज्जू आए थे, मुज्जू, सबके नाम याद कर लीजिए, मुज्जू, छोटे छोटे नाम है, निक नेम है मुज्जू। तो मुज्जू साहब आए थे, मुज्जू साहब से मिली। देखिए सबसे पहले रिसीविंग की थी, गेट खुला, राष्ट्रपति से शेक हैंड किया, देन प्रधानमंत्री से किया। कहने का मतलब है कि कोई भी कार्यक्रम होगा तो पहली सीट इनकी रिजर्व है, कोई भी प्रोटोकॉल होगा तो पहले सबसे पहले प्रोटोकॉल में सबसे ज्यादा सम्मान इस व्यक्ति को मिलेगा, देन अदर को मिलेगा। देखिए जब पदक वितरण कार्यक्रम या सम्मान समारोह होता है तो सारे सदस्य सबसे पहले आ जाते हैं, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी आके बैठ जाता है, क्योंकि प्रोटोकॉल यह कहता है कि राष्ट्रपति तभी आएगा जब सारे सदस्य उपस्थित हो जाएंगे। हॉल में एंट्री नहीं मिलती फिर एक टाइम के बाद। तो देखा होगा कभी भी वितरण कार्यक्रम होगा तो राष्ट्रपति, देखिए प्रधानमंत्री बैठता है, फिर उसके बाद होम मिनिस्टर बैठता है, फिर रक्षा मंत्री बैठते हैं, फिर अदर मिनिस्टर बैठते हैं, उनका भी एक प्रोटोकॉल फिक्स है। प्रधानमंत्री से पहले उपराष्ट्रपति होंगे यदि आए हैं तो, समझ रहे हैं, एक प्रोटोकॉल का सीट फिक्स। और प्रथम नागरिक होने के नाते इन्हें बाद में बुलाया जाता है कि सब लोग आ गए हैं, क्योंकि ये प्रथम नागरिक हैं तो इसलिए ये किसी का वेट नहीं करेंगे, इनका वेट सब करेंगे। समझ में आया? तो पहले नागरिक हैं वो प्रोटोकॉल की नजरिए से। मान के चलते हैं प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, होम मिनिस्टर, ये सारे लोग गए किसी रेस्टोरेंट में और बची एक ही प्लेट खाने को, तो सबसे पहले प्लेट इनको मिलेगी, बाकी भूखे रह लेंगे। प्रोटोकॉल यही कहता है कि सबसे पहले इनको दिया जाएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक होता है प्रोसीजर। जैसे मैं बताऊं, जैसे यहाँ का डीएम होगा या एसपी होगा, इनका प्रोटोकॉल ये होता है कि जब कोई विधायक या एमपी इनसे मिलने आता तो इन्हें सीट से खड़ा होना पड़ता, अपनी सीट नहीं देते, मतलब ग्रेटिट्यूड करने के लिए सम्मान पूर्वक खड़े हो जाते। यदि ऐसा नहीं करते तो ये कंप्लेन कर सकते हैं कि आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया और इस वजह से आप पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ग्रेटिट्यूड करने के लिए खड़े होंगे, फिर बैठ जाएंगे, कहेंगे सर बैठिए क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि, वो प्रोटोकॉल। जैसे आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यूं ही आप नहीं मिल सकते उनसे,
एक प्रोटोकॉल होता है उनका, वो उन्हें ना तोड़ पाते हैं ना उन्हें तोड़ने की इजाजत होती। कुछ हो गया बेचारों को तो पूरी एनएसजी सस्पेंड, एनएसजी पर कार्रवाई होगी। समझ रहे हैं? प्रोटोकॉल इसलिए बनाया जाता है कि ताकि एक सारा काम सिस्टम से हो। अब जैसे ये प्रोटोकॉल नहीं बनाया जाए आपके क्लासरूम का, कितने बजे क्लास चलेगी, इसके बाद ये टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, मतलब बेतरतीब आपको। मेरा मन चल रहा है प्रेसिडेंट पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कहूँ नहीं पढ़ाना, आज मैं बायो पढ़ा रहा हूँ। हर चीज सिस्टमेटिक करने के लिए, ताकि ऑर्गेनाइज रहे हर चीज, इसलिए बनाए जाते हैं प्रोटोकॉल। जैसे कोचिंग के प्रोटोकॉल है, जैसे ही आपकी फीस खत्म होने वाली होती है तो आपको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बोल दिया जाता है कि बेटा खत्म होने वाली है फीस, कुछ दिन में जमा करो। आपको ज्यादातर 2 या 3 दिन छूट दे दी जाती होगी, कैसे ज्यादा दी जाती है? ये भी तो कोचिंग का प्रोटोकॉल है। यदि आपको ज्यादा छूट दे दी, कोचिंग फिर लॉस में चली जाएगी। आप 5 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, 15 दिन पढ़ लेंगे। यदि कोई बहुत ही गरीब बच्चा है तो उसके लिए प्रोटोकॉल है कि थोड़ी फीस माफ कर दी जाएगी। यदि आप विशेष सुविधा दे दिया कि ठीक है 1 महीने की फीस मत दिया देना, बाकी महीने के दे देना। कहने का मतलब है कि समाज को सिस्टमैटिक या सिस्टम को सिस्टमैटिक करने के लिए बनाए जाते हैं प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर बनाया, नियम बनाए। तो इन प्रोसीजर में ही प्रेसिडेंट होता है राष्ट्र का पहला नागरिक, और ये तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। सबसे बड़ा सेनापति कौन है? सेनापति इसलिए है कि सारे अंतिम आदेश ये दे सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें किसी देश पर युद्ध घोषित करना है तो सेना घोषित नहीं करती युद्ध, राष्ट्रपति संबोधित करेंगे कि आज से हमारे देश में युद्ध इस देश से प्रारंभ हो रहा है। ये थोड़ा लड़ने जाते हैं, ये ऑर्डर देते हैं। सर्वोच्च सेनापति है, और सेनापति क्या करता है? सिर्फ ऑर्डर देता है, वो लड़ता नहीं। समझ रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या लड़ने जाते हैं? नहीं, सामने वाले प्रधानमंत्री से आप कुश्ती हो जाए, दंगल दंगल खेलेंगे, थोड़ी घोड़ा पछाड़ दो भी पछाड़ खेलेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनके पास पावर में प्रथम है सेनापति, इसलिए और ये सारे आर्टिकल ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च, हमारे संविधान में सेनापति के लिए भी आर्टिकल है 52 का क्लॉज भी। पर आपके क्लॉज क्यों याद करने? अब क्लॉज लॉज याद नहीं करने, अब रेयर में गिने चुने कुछ आर्टिकल याद करने। मैं बताऊंगा कौन कौन से आर्टिकल। राष्ट्रपति से रिलेटेड 3-4 आर्टिकल हैं। एक 60 है उनकी शपथ से लेकर, 61 है महाभियोग से लेकर, 72 है उनकी क्षमादान शक्तियां, 111 है उनकी जो वीटो पावर लगाते हैं, 123 है अध्यादेश। इसके अलावा 5 के अलावा एक आर्टिकल नहीं याद करना। अब आर्टिकल नहीं याद करना, आर्टिकल शुरुआत वाले याद करवा रहा था इसलिए। अब यहाँ आर्टिकल का बोझ आप पर नहीं होगा, तो इसमें कुछ लाइनें लिख लो, क्योंकि माहौल बने लिखने का, फिर हम धीरे धीरे करके चीजें समझाना शुरू करें। इसमें लिखो संघ सरकार की कार्यपालिका में, संघ सरकार की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, शामिल होते हैं। अगली लाइन से लिखना, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और वह देश का राज्य प्रमुख होता है।
इंग्लिश में लिख लेना हेड ऑफ स्टेट, और देश का राज्य प्रमुख होता है, ब्रैकेट में हेड ऑफ स्टेट, इंग्लिश में जरूर लिख लेना, हेड ऑफ स्टेट होता है। साथ ही वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। साथ ही वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। साइड हेडिंग डालिए, राष्ट्रपति बनने की योग्यता या योग्यताएं। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं। देखिए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसके लिए निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। होती 4। देखिए, पहली योग्यता है कि वो पहले भारत का नागरिक हो। कौन हो? भारत का नागरिक। अच्छा, मुझे कौन जल्दी से बताएगा कि कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन्हें विदेशी व्यक्तियों को नहीं मिलते? हाथ उठा के आंसर मैं चाहूंगा। मैंने जब नागरिकता पढ़ाई है तब वहां बताया था, मुझे याद। आप अपने मन से पूछिए, क्या हम लायक हैं पॉलिटी पढ़ने के? कौन सा? गेरा? गेरा में है क्या, पहले बताओ। संसद को कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता पर, गेरा। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, किसी से ना पूछिए। गिनती के 5 आर्टिकल थे, वो भी भूल गए। 15, 16, 19, 29, 30। इसके अलावा है कुछ? 15, 16, 19, 29, 30। फिर कहोगे कि पॉलिटी नहीं आती। उसमें यह भी लिखवाया होगा कि संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकते, क्योंकि ये संविधान में पद है हमारा राष्ट्रपति। इसलिए कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। हाँ, संवैधानिक पद से रिलेटेड, मतलब वो भी लिखवा दिया हो, कोई भी पद। देखिए, भारत का नागरिक हो, पहली बात, मतलब हम सब लड़ सकते हैं क्योंकि हम भारत के नागरिक। फिर इसके बाद क्या होनी चाहिए? उनकी एज कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो हम लोग इस कैटेगरी से क्या हो गए? बाहर हो गए। अभी हम लोग 35 के नहीं। फिर एक और है कि उसे लोकसभा का, किस सभा का? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। मतलब सदस्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता है, या उसके अंदर जो क्राइटेरिया होते हैं उसको फुलफिल करता। एक अंतिम है, उसके पास किसी भी प्रकार का लाभ का पद नहीं होना चाहिए। कोई भी तरह का लाभ का पद। लाभ का पद यह होता है कि जैसे वह पद जिसमें आपको सरकारी सुविधाएं मिल रही, सरकारी वेतन मिल रहा, वो सारे लाभ के पद हो। लेकिन किसी के पास मंत्री वाला पद है, कोई गवर्नर वाला पद है, तो ऐसे सरकार ने लगभग 64 पदों को लाभ का पद घोषित नहीं कर रखा। मतलब कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो सरकार उसे पैसा ही दे रही,
फिर भी वो पद है नहीं, वो लाभ का पद ना होकर वो जब चुनना होगा तब इस्तीफा देगा। तो लाभ का पद ऐसे नहीं होते। कुछ पद जैसे कोई मंत्री है, कोई सांसद है, चुनाव लड़ना चाहता है राष्ट्रपति का, तो आराम से चुनाव लड़ सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ये 4 योग्यताएं हैं जिसमें से सारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये और ये 2 चीज पूछा जाता है कि एज कितनी होनी चाहिए, और पूछा जाता है कि किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। बाकी आप 2 भूल जाएं चलेगा, पर आप 2 याद रखना, ठीक है। कौन सा? वो केस ओस कहाँ होते हैं, हटाओ। लिखो, संविधान में 4 कही गई हैं, इसके अलावा अन्य बातें कही जाती हैं, वो अलग बात। लिखो, कितने एमपी एमएलए पर केस होते हैं? यही एमएलए एमपी क्या बनते हैं? गवर्नर और राष्ट्रपति बनते हैं। इनके लिए सारी क्षमादान की शक्तियां मिलती हैं। कानून के मालिक यही है, रातों रात बदल देंगे। लिखो बेटा, इसमें अनुच्छेद भी लिखवाता जाऊं कि ना लिखवाऊं, क्योंकि पेपर में आते नहीं। जो मोस्ट है तो ये वाला मोस्ट नहीं है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता हेडिंग डाल ली है, नीचे लिखो, निम्न योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। स्पीड से लिखो करो, समझ तो लिया है ना, लिख लिया करो। राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। अब मुझे याद नहीं कि मैंने पहला सेंटेंस क्या बोला। हाँ, निम्नलिखित योग्यताएं रखने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ये लिख लो, क्रम से लिख लो। भारत का नागरिक होना चाहिए, एज लिख लो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और लाभ का पद धारण ना किए। अभी जब चुनाव हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा, तो वहां जब एडीआर एक संस्था है, एडीआर संस्था जो क्या करती है, वो एनजीओ, वो सबका डेटा विश्लेषण करके बताती है कि वहां लगभग 86% जो एमपी एमएलए चुने गए हैं वो करोड़पति। समझिए, आप आम व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं सकते। अब योग्यता के बाद इनका चुनाव करवा लेते हैं, तो यहां डालिए राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया मतलब राष्ट्रपति चुने कैसे। कभी किसी ने देखा राष्ट्रपति का चुनाव? यूट्यूब में देखा होगा, कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं कैसे चुनते। देखिए, राष्ट्रपति की चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया में सबसे पहले समझना होगा कि इन्हें वोट कौन कौन डाल सकता है। देखिए, वोट आम जनता नहीं डालती, ठीक है। तो वोट डालने के लिए चाहिए जो संविधान ने कह रखा है कि ये व्यक्ति वोट डाल सकते हैं, वही व्यक्ति डाल सकते हैं। देखिए, इनके लिए संविधान ने कह रखा है कि 3 तरह के लोग इन्हें चुनेंगे। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य हैं? मतलब मनोनीत सदस्य नहीं। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई मनोनीत सदस्य, मतलब जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिए जाते हैं, उन्हें मनोनीत सदस्य कहते हैं। तो उनको छोड़कर जितने लोग इलेक्ट होते हैं वो इसमें भाग लेंगे, वो लोकसभा हो या राज्यसभा। और क्या कहा गया? जो राज्यों की विधानसभा
विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो हमारे एमएलए साहब होते हैं, और कहां के एमएलए साहब हैं? विधानसभा के। एमएलए और एमएलसी अलग अलग होते हैं। कौन पूरा नाम बताएगा इनका? तुम तो बताओगे, इसके अलावा और कौन बताएगा? एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? एमएलसी का पूरा नाम? एमपी का पूरा नाम क्या होता है? बताओ। मध्य प्रदेश? नहीं बेटा, हाँ होता है, मध्य प्रदेश होता है, ठीक है। एक नाम और होता है जो चुने जाते हैं सदस्यों में, उनको भी एमपी कहा जाता है, शॉर्ट नेम एमपी। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये है विधानसभा के सदस्य, ये है विधान परिषद के। समझ रहे हैं? आप एमएलए चुनते हैं और एमपी चुनते हैं, आप इनको नहीं चुनते। सब लोग वोट इन्हें नहीं डालते, इनके लिए क्राइटेरिया अलग। समझ रहे हैं? तो कौन डालेंगे इनमें भाग लेंगे? विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे बांदा के विधायक हो गए, तिंदवारी के विधायक हो गए, नारायणी के विधायक हो गए, तो यहाँ के विधायक चुने, ठीक, वोट डालें। और कौन है? दिल्ली और पुदुचेरी या पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित, ये 3 लोग भाग लेते हैं। संसद के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, राज्यों की विधानसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेंगे, और दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधान परिषद बनी, चूंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए वो तीसरे पॉइंट में, वहां के भी सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें मनोनीत सदस्य का कोई योगदान, पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ए बी सी और डी में कुछ भी लिख देंगे, मनोनीत सदस्य के बारे में लिख देंगे। तो भाग 3 लेते हैं, एक एलिमिनेट कर दीजिए, ए बी सी आंसर होगा। दिल्ली, दो ही जगह केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, बाकी जगह विधानसभा है ही नहीं, इसलिए भाग ही नहीं लेते। ठीक है, क्लियर लिखिए, नीचे से लिखिए उसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। निम्नलिखित लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और लिख लो ये तीनों के नाम, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा विधानसभा वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले रहे। भगा दिया सबको। किसी का छूट गया? अब देखिए, मान के चलते हैं कि ये लोकसभा के सदस्य बैठे, ठीक, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ये बैठे, विधानसभा के सदस्य ये बैठे हैं, और ये दिल्ली और पुडुचेरी के सदस्य बैठे हैं, और मैं निर्वाचन अधिकारी जो पूरी वोटिंग प्रक्रिया को देखे, ठीक, ये काउंटिंग करें। अब देखिए क्या होता है, जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इनके लिए मिलता है ग्रीन कार्ड, ग्रीन कलर का इन्हें एक पेपर दिया जाता है, जिसमें से जो सदस्य खड़े रहते हैं, मान के चलते हैं ए सदस्य हैं और बी सदस्य, तो सबको हमने पर्चे बांट दिए, सब ने जिसका मन चलेगा तो उसे 1 नंबर दे देगा, इसका मन चलेगा तो इसे 2 दे देगा, क्योंकि 2 ही लोग खड़े हैं।
किसी का मन चलेगा तो इसे 2 नंबर दे देगा, किसी का मन चलेगा 1 नंबर दे देगा, किसी का मन चलेगा पुनः 1 नंबर दे देगा, किसी का मन चलेगा 2 नंबर दे देगा, किसी का मन चलेगा फिर 1 दे देगा। फिर मतलब इसमें प्रेफरेंस डाली जाती। किस बात से हंसते हो तुम लोग? 1 2 क्या बात है?